students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So today we'll start our new lecture and this is the fourth lecture of circular motion. So we'll talk about the things we had discussed in last lecture. So at last we were deriving the equation for centripetal acceleration किया था हमने, है ना? And what we did, हम लोगों ने पहले जब पढ़ा था तो हमने angular velocity, linear velocity, angular variable जो भी थे उनको लीनियर वेरिएबल से व्हेन वी अटैच्ड या फिर हमने उनको जब रिलेट किया, सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट टुक द मैग्नीट्यूड, बट इन द लास्ट लेक्चर वी हैड टेकन द डायरेक्शंस और हमें ऐसा पता चला कि व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग अ लीनियर वेरिएबल और उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम द एंगुलर वेरिएबल, व्हाट वी हैव टू डू, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू r वेक्टर. यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आ रहे हैं हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स एंड देन लीनियर वेरिएबल्स, है ना. v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, ऐसे आया था. अब उसके बाद व्हाट वी डिड, हमने उसके बाद जो टोटल एक्सेलरेशन है हमने वो देखा, सेंट्रीपेटल प्लस टेंजेंशियल, द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन एंड द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड. दोनों हमने देखा, उसको हमने दो तरीके से डिराइव किया एंड फ्रॉम देयर वी गॉट कि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो क्या आता है, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r और v square by r या फिर v into omega. This is a centripetal acceleration and if we multiply mass then it will be a centripetal force. अब कुछ लोगों को जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि एक when an object is moving in a circular path तो उस पे एक centripetal acceleration लगता है या उस पे एक centripetal force लगता है, तो they feel like it's a new force, जैसे टेंशन है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सो इट्स अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. नो, ऐसा नहीं है. व्हेनेवर वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन और व्हेनेवर वी हैव एन एक्सेलरेशन a, जब भी हम किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा. मे बी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, बट नेट फोर्स विल बी समथिंग व्हिच विल बी इक्वल टू m into a if that object is moving with acceleration a. क्लियर है ये चीज? तो ma is not a force ना, ma कोई फोर्स नहीं है कि भाई एक ऑब्जेक्ट पे ma फोर्स लग रहा है. नो, उस पे जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल टू ma होंगे if that object is moving with acceleration a. Similarly, when an object is moving in a circular path, जब कोई सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पे एक नया फोर्स लगने लगा. नो, जो भी एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं लाइक ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन एंड मेनी अदर फोर्सेस, है ना, न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं. तो ऑल दीज फोर्सेस, इन ये सब उस पे लग रहे होंगे. हो सकता है एक लग रहा हो सकता है 10 लग रहे हो. सो ऑल दीज फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो कि होगा mv square by r. यहाँ पे v square by r क्या है, उसका एक्सेलरेशन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद v स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट मींस इसका सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है. व्हाई? बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन, है ना, हमेशा उसको सेंटर की तरफ कोई फोर्स है जो खींच रहा है. क्लियर है? तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाई r. ये हमने कैलकुलेट किया. एंड इफ देयर आर सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. v स्क्वायर बाई r इज एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r. एंड अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या जाएगा, m into a. ठीक है, अब हम ये सेंट्रीपेटल फोर्स की बस बात कर रहे हैं. मे बी दैट ऑब्जेक्ट हैज टेंजेंशियल फोर्स आल्सो, हो सकता है उसकी स्पीड भी बदल रही हो जब वो चक्कर काट रहा है तो. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, तो उस पे सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r. एंड व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस फोर्स. बेसिकली हम ये नहीं बोलते कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन देन अ सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, या फिर उस पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगने लगता है. नहीं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, तो क्या होगा, उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. भाई इफ यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, डू वी नीड एनी फोर्स? नो. इफ यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वी डोंट नीड अ फोर्स. बट अगर आप सर्कल में घूम रहे हो, इट मींस कॉन्स्टेंटली यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन ना, तो उस केस में वी नीड अ फोर्स.
तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फोर्सेस लाइक नॉर्मल, जो हमने प्लेटफॉर्म, जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे जो सीट लगी हुई होती हैं, दैट प्रोवाइड्स अस द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। या फिर आपको अगर रस्सी पकड़ाया गया और आपको घुमाया गया तो वहां पे टेंशन इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे व्हेन अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द प्लैनेट, जैसे हमारे अर्थ के आसपास नेचुरल सैटेलाइट विच इज मून, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, व्हेन दे आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ, इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर बट ऑलमोस्ट सर्कुलर, सो जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो वहां पे व्हाट इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम लोग कोई एक चार्ज के आसपास अगर दूसरा चार्ज घूम रहा है तो वहां पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दीज आर द फोर्सेस विच विल प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स। हमने इसको नया नाम इसलिए दिया बिकॉज हम लोग इन सर्कुलर मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी टेंजेंशियल एंड रेडियल separately, tangential and radial force separately, the one which is changing the direction and the one which is changing the speed, we are going to study it separately. And this force is always acting towards the center. If that object is moving in a circular path, then there will be a force, either tension, normal, gravitation, electrostatic, there will be some force which will be acting towards the center if that object is moving in circular path. तो वो सेंटर की तरफ हमेशा लग रहा होता है, कोई भी हो सकता है, टेंशन, नॉर्मल, कुछ भी, तो कोई भी हो सकता है। तो बिकॉज इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो हमने इसको सेंटर सीकिंग, इट मीन सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब व्हेन वी डिराइव्ड इन लास्ट क्लास हम लोग के पास क्या आया था, A इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस B प्लस क्या आया था, अल्फा क्रॉस R, और ये कहां से आया था, तो हमने क्या किया, पहले हमने लिखा V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। नाउ जब हमने प्रीवियसली डिराइव किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उस टाइम हम सिर्फ क्या देख रहे थे, मैग्नीट्यूड, कि ओमेगा में कितना चेंज आ रहा है, या फिर जो इसका मैग्नीट्यूड है उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो वी जस्ट टूक द मैग्नीट्यूड एंड वी डिफरेंशिएटेड कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट दी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, क्या आया था, ओमेगा को कांस्टेंट रखा, क्रॉस dr बाई dt प्लस d ओमेगा बाई dt क्रॉस r। नाउ इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, इन सर्कुलर मोशन, पहले भाई यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर इज सिटिंग हियर एंड इट इज ऑब्जर्विंग, दिस इज द रेडियस वेक्टर, ठीक है, दिस इज ओमेगा वेक्टर इज, अगर ये ऐसे जा रहा है, ओमेगा वेक्टर इज आउटवर्ड, ओमेगा वेक्टर इज आउटवर्ड, वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होगा, आर वेक्टर विल बी लाइक दिस विल बी द आर वेक्टर, क्लियर है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इनिशियली पोजीशन वाज दिस, देन पोजीशन इज दिस, देन पोजीशन इज दिस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दिस इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन पोजीशन, ये है पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विच इज नथिंग बट वेलोसिटी, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा क्रॉस आर। तो यहां से हमारे पास आ गया था दिस इक्वेशन, एंड इफ यू मल्टीप्लाई m, तो ये बन जाएगा हमारे पास नेट फोर्स, दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि दिस फोर्स, इसका अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करो तो ये कैसा आता है, ओमेगा क्रॉस v का जो डायरेक्शन आता है, इट इज इन माइनस r डायरेक्शन, करके देख लो, ओमेगा इज आउटवर्ड आउट ऑफ दिस प्लेन, क्रॉस v is upward, at this instant v is upward, तो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर किधर आया, ये इस साइड, टुवर्ड्स द नेगेटिव r, इसका मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका क्या, ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए हमने इसको बोला सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स, क्लियर है। एंड इसका डायरेक्शन क्या आता है, अल्फा क्रॉस r, अल्फा इज अगेन, लेट्स से स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो अल्फा कैसा होगा, अल्फा विल बी सपोर्टिंग ओमेगा, ओमेगा इधर है, अल्फा भी इधर होगा, तो अल्फा इज इन दिस डायरेक्शन, आर इज इन दिस डायरेक्शन, तो देखते हैं अल्फा फर्स्ट एंड आर इज इन दिस डायरेक्शन, तो सेकेंड कैसा है, ऊपर 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 ऊपर, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये कैसा है, टेंजेंशियल,
जब यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन भी ऐसा। तो दिस इज टेंजेंशियल एंड दिस इज रेडियल या सेंट्रीपेटल। तो फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, ए नेट इज इक्वल टू ए रेडियल प्लस या फिर ए सेंट्रीपेटल प्लस ए टेंजेंशियल। ए नेट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये सारी चीजें हमें आती हैं। क्लियर है ये चीज। फिर दूसरा तरीका हमने लिया था, दूसरे तरीके से हमने डिराइव किया। उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वी टूक वेलोसिटी v एंड आफ्टर dt टाइम वेलोसिटी बिकेम v प्लस dv, है ना, v प्लस dv एंड दैट d थीटा जो रोटेट हुआ था, दैट d थीटा वाज वेरी वेरी स्मॉल। सो व्हाट वी डिड, वी फर्स्ट फाउंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने चेंज इन वेलोसिटी देखा, फ्रॉम देयर वी विल गेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर हमने रेडियल डायरेक्शन, रेडियल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर हमने चेंज इन वेलोसिटी देखा, फ्रॉम देयर वी विल गेट द एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। तो वहां से भी हमें क्या मिला कि एक्सेलरेशन जो आता है टेंजेंशियल वो ये आता है और रेडियल टेंजेंशियल ये आता है एंड रेडियल ये आता है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ए सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर एंड वी ओमेगा। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर, ये आया था हमारे पास। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे ये तो सिंपल, ये तो वेरी सिंपल कि भाई जिस रेट से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, dv by dt इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास अल्फा आ जाएगा, कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपेटल फोर्स AC, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, भाई an object is moving in a circle of radius r with speed v, then its acceleration is v square by r। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है, so if a body is moving with acceleration a, तो what will be the net force on that object। अभी हम सेंट्रीपेटल की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो what should be the force acting on that object, या फिर मान लो आपके पास अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है, बट वी विल जस्ट टॉक अबाउट द रेडियल डायरेक्शन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with speed v, then there will be acceleration v square by r towards the center। then what will be the force towards the center? अगर acceleration towards the center is v square by r, then force towards the center will be m into acceleration mv square by r या फिर m omega square r। क्लियर है, नो डाउट। तो हमारे पास force towards the center is m omega square r, which can be provided by various kinds of force, tension, normal, friction, whatever, ठीक है। and this is the centripetal acceleration। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। so a centripetal is directly proportional to v square and a centripetal is inversely proportional to r, which is radius of the circle। it means अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, r को कांस्टेंट कर दिया, r को कांस्टेंट कर दिया, तभी तो हमने लिखा ना a प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसमें हमने r को लिख लिया कांस्टेंट कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे भी सेम चीज करते हैं, fc प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, बिकॉज m इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट मास की बॉडी है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, m एंड r आर कांस्टेंट। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे लिख लो m r कांस्टेंट। इसका मतलब I have a object of mass m and I am trying to rotate that object in a circle of radius r, जो कि दोनों मैंने फिक्स कर लिया। object I have fixed, circle I have fixed, radius जो होगी सर्कल की वो भी मैंने फिक्स कर लिया है। so now अब यहाँ पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से हम डॉग और चेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपने घर में जो पेट डॉग्स होते हैं, तो उसको अगर हमें क्या करना है, घुमाना है सर्कल में, अपने आसपास घुमाना है, ठीक है। सो आई एम होल्डिंग द चेन ऑफ लेंथ r, ठीक है। एंड नाउ मुझे ये बताना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डॉग अपनी स्पीड बढ़ाता है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा बहुत लोगों ने, कि अगर डॉग बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और हमारे पास जो रोप ऑफ द जो लेंथ ऑफ द रोप है या जो भी उसके गले में चेन बंधी हुई है, अगर उसकी लेंथ हमने उसको एकदम एंड में पकड़ के रखा है, अगर डॉग विल स्टार्ट मूविंग विथ मोर स्पीड, अगर वो और तेजी से दौड़ने लगेगा तो आपको और जोर से होल्ड करके रखना पड़ेगा। फील किया हो ये? अगर धीरे दौड़ रहा है, हमने वी हैव हेल्ड द चेन एट द एंड ओनली, हमने उसकी जो कंप्लीट लेंथ थी हमने उसके एंड में पकड़ के रखा है। इट मींस आर हमारा फिक्स हो गया, हम उसको कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं। नाउ इफ दैट डॉग विल मूव विथ
स्मॉलर स्पीड तो हमें उतने टाइटली चेन को नहीं पकड़ना पड़ेगा, बट इफ दैट डॉग स्टार्ट्स मूविंग विद हाई स्पीड तो क्या करना पड़ेगा, जोर से पकड़ के रखना पड़ेगा, और बढ़ाएगा तो और हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर रेडियस कांस्टेंट है, अगर सर्कल में रेडियस कांस्टेंट है, इफ दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद मोर वेलोसिटी तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर। ऐसा नहीं बोलना कि ज्यादा तेजी से चलने लगा तो उस पर ज्यादा फोर्स लगने लगा, नहीं, अगर उसको ज्यादा स्पीड से चलना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट को उल्टा नहीं करेंगे, रिजल्ट और कॉज को उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग विथ मोर वेलोसिटी फोर्स स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट इज मोर नाउ, नहीं, पहले उसको अगर चलना है देन विल हैव टू अप्लाई ज्यादा फोर्स, कम फोर्स में वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और अगर हम फोर्स को कम करेंगे, मान लो मैंने फोर्स को कम किया तो क्या होगा, या तो अगर फोर्स कम किया तो हो सकता है वो भाग जाए, लेकिन यहाँ पे अगर वो सर्कल में घूम ही रहा है तो अगर वो कम स्पीड से घूम रहा है तो हम लोग को जो चेन है उसको हल्के से पकड़ने में काम चल जाएगा। अगर वो ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है विल हैव टू होल्ड द चेन टाइटली, क्लियर है। टाइटली चेन होल्ड किया मतलब हमने टेंशन उस रोप में या उस चेन में हमने टेंशन बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स अगर वेलोसिटी ज्यादा है, सेम ही सर्कल में अगर हम घुमा रहे हैं, इफ वेलोसिटी इज मोर force required will be more, if velocity is more force required will be more, if velocity is less force required will be less, clear है। या फिर ऐसे कहो कि मान लो आपने जस्ट वो बंधा हुआ था कहीं पे आपके घर में, आपने उसको छोड़ दिया तो भागेगा कुछ देख करके, बहुत स्पीड से भागने की कोशिश करेगा ना, आप उसको बहुत जल्दी से होल्ड करते हो और आप चाहते हो कि सर्कल में घूम जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो बहुत तेजी से भाग रहा है तो आपको ज्यादा टाइटली उसको पकड़ना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टॉप इट, क्लियर है। तो यहाँ पे और स्टॉप इट वाला तो केस दूसरा हो गया, लेकिन अगर आप उसको सर्कल में घुमाना चाह रहे हैं तो धीमी स्पीड से जाएगा तो आपको कम टेंशन जनरेट करने में काम हो जाएगा। इफ इट इज मूविंग विथ हायर स्पीड आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कांस्टेंट रख रहे हैं देन दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी विथ स्पीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया इस केस में, या फिर यहाँ पे लिख लो एफ सी प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगेन मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर दी, ठीक है, कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी ही वेलोसिटी से घूम सकता है। अब डॉग वाला एग्जांपल लेना है तो वो भी ले सकते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो अब वो सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी से, दिस इज द फिक्स्ड वेलोसिटी विथ व्हिच दिस ऑब्जेक्ट और द डॉग कैन मूव, क्लियर। अब सोचो कि उसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसी वेलोसिटी से चल रहा है वो, लेकिन अब यहाँ पे मान लो दैट ऑब्जेक्ट या फिर दैट डॉग इज मूविंग विद स्पीड v इन दिस डायरेक्शन, with speed v in this direction। अब अगर आप चाहते हो कि वो एकदम बहुत छोटे सर्कल में बन जाए, ठीक है, ऐसे जा रहा था, और एक केस है कि वो बढ़िया ऐसा बड़ा सर्कल लेकर के टर्न हो, इट वॉज मूविंग विद स्पीड v इन दिस डायरेक्शन, और हम चाहते हैं कि ये बड़ा सा सर्कल लेके टर्न हो, दिस इज द सर्कल, दिस इज द रेडियस, ठीक है। तो ऐसे आराम से टर्न हो अगर हम ऐसा चाहते हैं, एंड नेक्स्ट केस हम चाहते हैं कि एकदम ऐसा टर्न हो जाए, ठीक है, एकदम शार्प टर्न हो जाए इसका, ये है आराम से एक टर्न हो, थोड़ा बड़ा सा कर्वेचर लेके, और ये कर्वेचर नहीं रेडियस सुन लो भी, क्योंकि कर्वेचर आपने सुना नहीं है अभी। तो दूसरा केस कि ये एकदम छोटी सी रेडियस में टर्न हो जाए, तो बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट वॉज मूविंग विद स्पीड v, फर्स्ट केस इज आई वांट इट टू टर्न विद अ बिगर रेडियस, एंड सेकेंड केस आई वांट इट टू टर्न विद अ वेरी स्मॉल रेडियस। किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली अगर आप ये फील कर पा रहे हो, डेफिनेटली इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई अ लेसर फोर्स, इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई अ मोर फोर्स। अगर वो ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको छोटे सर्कल में घुमाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टोन का केस देख सकते हो आप, एक स्टोन को हमने एक स्टोन में रस्सी बंधी हुई है और वो उसको हमने ऐसे फेंका, अब सडनली लेट्स से मैंने रोप को होल्ड किया एंड देन आई वांटेड टू रोटेट इन अ सर्कल, तो छोटे सर्कल में अगर रोटेट कराना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बड़े सर्कल में अगर आराम से इस बड़े सर्कल में आराम से इसको रोटेट करना है तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी लेस। तो यहाँ पे दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है तो इसमें तो आराम से इसको बहुत शार्प टर्न नहीं लेना है ना, इसको क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन, पहले यहाँ पे है वेलोसिटी फिर यहाँ पे हुई, चेंज इन डायरेक्शन इज लेस, लेकिन पहले यहाँ पे है वेलोसिटी अभी ये हो गई वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी ये होगी। तो अगर यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन ज्यादा है इट मींस फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर। तो अगर आपको इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर।
force required will be more. अब जैसे हमने क्या किया, इसका और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप एक रोप लो जिसमें स्टोन बांधो और उसके बाद फिर उसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, उसको हम घुमा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको लूज किया, थोड़ा सा अगर हम लूज करेंगे तो एक बड़े सर्कल में घूमने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लूज किया मतलब हमने फोर्स को रिड्यूस किया, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ बिगर सर्कल। फोर्स को हमने क्या किया, वी हैव रिड्यूस द फोर्स। इफ यू इंक्रीज दिस, इफ यू इंक्रीज द रेडियस, if you increase the radius, force required is less. If you decrease the radius, अगर आप रेडियस को डिक्रीज कर रहे हो, force required is more. क्लियर है? If you decrease the radius, force required is more. तो ये प्रोपोर्शनलिटी है। इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरेटिकल नहीं कहना चाहिए कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है सिचुएशन, ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये एक अच्छी चीज है। सो हमारे पास फाइनली आ गया फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv square by r या फिर m omega square r and the centripetal acceleration is v square by r या फिर omega square r। तो हम लोगों ने अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देख लिया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब इस पे हम थोड़े से एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो राइट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन है आपका कि an object is moving in a circular path, an object is moving in a circular path of radius 2 meter, an object is moving in a circular path of radius 2 meter and its initial speed is 2 meter per second. Its initial speed is 2 meter per second. The speed after 2 revolutions, the speed after 2 revolutions is 8 meter per second. The speed after 2 revolutions is 8 meter per second. Then find the angular acceleration. Then find the angular acceleration. ठीक है, so क्या गिवन है हमें, radius is equal to 2 meter, initial speed is 2 meter per second, final speed is 8 meter per second and this is happening after 2 revolutions. Then we have to find out the angular acceleration. Angular acceleration मतलब अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, कोई इक्वेशन लगाना है, क्या करना है, एंड हाँ डेफिनेटली इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अब क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो व्हाट वी नो, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट पता है? यस, अगर आपके पास गिवन है 2 रिवॉल्यूशंस, इट मींस आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। आप एंगुलर वाले वेरिएबल्स के लिए जो इक्वेशंस आते हैं आप उससे भी कर सकते हो और लीनियर वाले से भी कर सकते हो। So which one we should use? V square minus u square is equal to 2as or omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। If you have V, you can find out omega. ठीक है? If you have, this is what? This is nothing but theta, है ना? Angular displacement. If you have theta, you can find out S. तो यहाँ पे अगर 2 रिवॉल्यूशंस किया है इसने, तो पुली वाले से इमेजिन करो, अगर 2 रिवॉल्यूशन किया है, इट मींस कितनी रो फ्री हो जाएगी? 2 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई r इंटू 2। सो यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई r is 2 into 2. This is the displacement. Finally, so I want to use this. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 square minus 2 square is equal to 2a 2 pi 2 2। क्या आ गया हमारे पास? 64 minus 4 divided by 16 pi is a। कितना है? 60 by 16 pi is equal to a। हमें अल्फा फाइंड आउट करने बोला है। अल्फा इज नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू a by r। तो 60 divided by 16 pi into r is 2। so कितना आ गया हमारे पास? 15 by 8 pi radians per second square is the angular acceleration। 15 divided by 8 pi radians per second square is the angular acceleration। क्लियर?
सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा सा लिखा होता है, उसको देख के डर जाते हैं और फिर कर नहीं पाते हैं। जैसे आपका जो पिछला टेस्ट जो हुआ था, दैट टेस्ट वाज वेरी सिंपल। तो ये सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, इन्हीं की अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, इनसे अगर डर नहीं लग रहा है, तो बस अपने अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे से क्वेश्चन हो भी जाएंगे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड of a watch is 1 centimeter. The length of the second hand of a watch is 1 centimeter. Find angular acceleration. Find average angular acceleration. Find average angular acceleration. Change in speed. Change in velocity. Change in angular speed in 15 seconds. Find average angular acceleration. Change in speed, change in velocity and change in angular speed in 15 seconds. तो हमारे पास क्या गिवन है, अ वॉच जिसका सेकेंड हैंड क्या है 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। सो बेसिकली इसके टिप ऑफ द हैंड, ये जो टिप ऑफ द हैंड है, इसकी हमें फाइंड आउट करना है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड व्हाटएवर इज आस्क्ड टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या 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 पूछा है, चेंज इन स्पीड, या फिर वेरिएबल्स के टर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा v वेक्टर, डेल्टा ओमेगा एंड अल्फा एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, पहले हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी ना। तो यहाँ पे बताओ कि क्या इसका जो टिप ऑफ द सेकेंड हैंड है, क्या वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एक रिवॉल्यूशन करता है इन 60 सेकेंड्स। एक रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर आप लीनियर में उसको ओपन करके देखो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r विच इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 60 सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी हो गई 2 पाई बाई 60 या फिर पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आ गया 15 सेकेंड्स में कितना चलेगा, 15 सेकेंड्स में इतना चलेगा। सो इस जगह से इस जगह आ गया, ऐसे चलता है ना। तो इस जगह से इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे है v एंड देन यहाँ पे है v। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड मतलब स्पीड इज मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। तो चेंज इन स्पीड डेल्टा v इज 0, डेल्टा v वेक्टर कितना होगा। तो फाइनली क्या है, फाइनली इट इज, इधर ले लो प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या है v j कैप और इनिशियली क्या था v i कैप। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये v√2 आएगा ना। दिस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v इनिशियल इधर है तो माइनस v इनिशियल इधर हो जाएगा। दिस विल बी द चेंज इन स्पीड, दिस इज v, ये आ जाएगा v√2। समझ में आ रहा है ना, vj ये हो गया vj माइनस vi, दिस विल बी द रिजल्टेंट v√2। क्लियर है। सो दिस इज पाई बाई 30 इंटू √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेल्टा ओमेगा, अब हमेशा क्या है, ओमेगा कैसा है, अगर इसको यह है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, अगर यहाँ पे आप इसको ना लिखते, सिर्फ क्या लिखते ओमेगा क्या आ जाएगा 2 पाई बाई कितना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, कितना एंगल उसमें ट्रेवल्ड, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, टाइम कितना लगा 60। तो दिस इज पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पे हमें पूछा है डेल्टा ओमेगा। सो ऑलवेज कैसा है, यहाँ पे इट इज मूविंग लाइक दिस ना, तो ऑलवेज कैसा है, ओमेगा इज इनसाइड और हमेशा उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है। इसका मतलब अगेन डेल्टा ओमेगा विल बी 0। इसका ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। अल्फा एवरेज क्या आ जाएगा, अल्फा एवरेज तो इसमें आ जाएगा 0, क्योंकि
अगेन ओमेगा इज नॉट चेंजिंग, तो अल्फा एवरेज इज 0। यहाँ पे हमें निकालना था ए एवरेज, तो ए एवरेज कितना है, अल्फा एवरेज 0 समझ में आ गया ना, क्या है ये, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा इज 0, सो अल्फा एवरेज इज 0, डी ए एवरेज इज डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन तो रहेगा ही ना, क्योंकि इसका हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इज नॉट चेंजिंग, सो दिस इज 0 बट दिस विल नॉट बी 0। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे dv कितना आया था, dv was pi√2 divided by 30। दिस was the change in velocity in 15 seconds। कितने देर का चेंज था ये, हमने 15 सेकेंड वाला देखा था ना, 15 सेकेंड में दिस वाज द चेंज। तो ये हो गया dv डिवाइडेड बाई dt, dt कितना है 15 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा ये pi√2 डिवाइडेड बाई 450 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, pi√2 बाई 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेंगे, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हैज वेलोसिटी डिस्क्राइब्ड बाय v is equal to 2t square. A particle moving in a circular motion has velocity described by 2t cube, has velocity 2t cube meter per second, and radius of the circle is 8 meter. The radius of the circle is 8 meter. The radius of the circle is 8 meter. Then find out the tangential acceleration, radial acceleration and total acceleration. Then find out tangential, radial and total acceleration of the particle. A particle performing circular motion has velocity described by 2t cube meter per second and radius of the circle is 8 meters. Then find out tangential acceleration, radial acceleration and total acceleration. हाँ, at t is equal to 2 सेकेंड। टाइम की भी रिक्वायर्ड होगी ना, टाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल स्पीड है, हर टाइम पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट विल चेंज। हमने क्या देखा था, रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r। अगर v और r में से कोई भी चेंज हो रहा है देन इट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पे v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब v इज चेंजिंग, तो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे निकालना है at t is equal to 2 seconds. Find all these three at t is equal to 2 seconds. तो हमें क्या गिवन है, v is equal to 2t cube meter per second, 2t cube meter per second. इसका मतलब speed is changing with time. Speed is changing with time. It means definitely it has centripetal acceleration because it is moving in a circle. But इसके साथ साथ उसके पास tangential acceleration भी है। तो tangential acceleration is nothing but dv divided by dt. dv divided by dt कितना आ जाएगा, 6t square meter per second square, 6t square meter per second square। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछा है कि at t is equal to 2 सेकेंड पे what is tangential acceleration। तो सिंपली क्या करो, put this value of t here। तो 6 into 2 square कितना आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा है a रेडियल या a सेंट्रीपेटल कितना होगा, तो at t is equal to 2 हमें क्या करना पड़ेगा, a रेडियल या a सेंट्रीपेटल इज ऑलवेज v स्क्वायर बाई r। So we need velocity at t is equal to 2 सेकेंड। So velocity at t is equal to 2 सेकेंड क्या है, या फिर यहाँ पे हम स्पीड बोलें तो स्पीड at t is equal to 2 सेकेंड क्या है, 2 into t क्यूब, t is 2, तो 2 into 2 क्यूब कितना आ गया, 16
मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। नाउ ए रेडियल कितना आएगा? ए रेडियल विल बी v स्क्वायर बाई आर, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना गिवन है हमें? आर इज इक्वल टू है 8 मीटर्स। सो 8 मीटर कितना आ गया? ये आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। It means a particle is moving in a circle of radius 8 meters. A particle is moving in a circle of radius 8 meter. At t is equal to 2 second. At t is equal to 2 second. Tangential acceleration is 24. Tangential acceleration is 24. Let's say at t is equal to 2 second. Particle is here. Its velocity is 16 meter per second. Its tangential acceleration is 24 meter per second. Its radial acceleration is 24 meter per second square, and radial acceleration is 32 meter per second square. है ना? हमने माना कि at t is equal to 2 seconds particle is here. Its tangential acceleration is 24 meter per second square. Its radial acceleration is 32 meter per second square. Its velocity is 16 meter per second square. What will be the net acceleration? नेट एक्सेलरेशन होगा इसका इन दोनों का रिजल्टेंट, टेंजेंशियल एंड रेडियल। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा? ए नेट विल बी इक्वल टू 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर एंड देन टेक रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 स्क्वायर, इसका रूट। तो 4 स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आता है? दिस इज इक्वल्स टू 10। तो ए कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज ए नेट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या है? इन दिस केस वी हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल। रेडियल कितना है? 32, टेंजेंशियल कितना है? 24। इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी द ए नेट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। तो अभी तो इतने ही प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम लोग अपना एक छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, उसको देखते हैं। सो राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिकॉज हमने ये चैप्टर ही हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू स्टडी एंगुलर वेरिएबल्स, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन कर्व्ड पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हमें सारे कर्व से ही हमें क्या करना है? डील करना है। सो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट ऑफ द चैप्टर, मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट सर्कुलर मोशन, मतलब प्रॉपर सर्कल में मोशन होगा। लेकिन कुछ जगह पे हमें क्या होगा? कर्व्ड पाथ से भी डील करना है। ठीक है? तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ये एक कर्व्ड पाथ है मान लो। तो इन दिस कर्व्ड पाथ every small part can be considered as a part of a circle. ठीक है? तो if you are studying this much part of the circle या फिर this much part of the road, आप बोल सकते हो कि for this much length of the path this particle is moving in this circle. फिर इसके लिए it is moving in this circle. ये सर्कल तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है? ये सर्कल थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट इस पाथ को we can divide in different parts and can be considered कि ये different circular path पे चल रहा है। So if an object is moving in a circular या फिर in a curved path, तो हर जगह उस पे कुछ ना कुछ centripetal acceleration लग रहा होगा, क्योंकि when we are talking about this part of the path, तो अब ये इस सर्कल में चल रहा है, तो इस इतने टाइम के लिए उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो रेडियस इसके सेंटर की तरफ होगा। फिर जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इतने पार्ट में अगेन उस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वी वांट टू फाइंड आउट कि यहाँ पे जैसे हमने देखा इसमें ये किसी एक सर्कल का पार्ट है, ये किसी दूसरे सर्कल का पार्ट है। तो रेडियस ऑफ सर्कल विच इज जो जिसका ये पार्ट बना हुआ है ना, दिस सर्कल हैज अ स्मॉलर रेडियस, दिस सर्कल हैज अ लिटिल बिगर रेडियस। अगर आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये दिस सर्कल इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पे रेडियस विल बी मोर। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ यू हैव अ कर्व, अगर आपके पास एक कर्व है तो उसका कर्वेचर कितना है, इट इज डिफाइंड बाय इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि अगर हम एक सर्कल बनाएं, उस
उस कर्व को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इफ वी फॉर्म अ सर्कल, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इट डिफाइंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व। ठीक है, तो हम वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हमने एक दूसरा पाथ बनाया जिसमें आई मेक डिफरेंट रेडियस, तो जैसे ये एक पाथ है, ठीक, तो ये तो बहुत ही छोटा सर्कल हो गया, इट्स कर्वेचर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब इस पाथ को देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है पाथ, ये मैंने जस्ट टू कंप्लीट द सर्कल मैंने ऐसे बनाया, पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और ऐसे जा रहा है पाथ। अब ये सोचो ये सर्कल कितना बड़ा बनेगा। सो दिस पार्ट हैज मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस पार्ट हैज मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस पार्ट हैज वेरी वेरी लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस पार्ट हैज सम इंटरमीडिएट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए पहले लिख लो स्टेप्स, पहले स्टेप्स लिख लो। फर्स्ट इज consider that the path that the curved path is made up of consider that the curved path is made up of parts of different circles. Consider that different parts of the curved path are made up of circles. ठीक है, calculate radial force and compare it with mv square by r. Calculate radial force and compare it with mv square by r to calculate radius of curvature. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि जैसे मैंने ये पाथ बनाया, ठीक, तो अब हमें इस छोटे से पार्ट को एक सर्कल की तरह ट्रीट करो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये पार्ट हमें दिख रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो अगर आपको इस सर्कल, इफ यू आर एबल टू फील ये किसी सर्कल का पार्ट है, देन वी कैन डिफाइन द सेंटर। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द सेंटर। अब हमने क्या किया कि इस जगह पे पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से जा रहा था, इस जगह पे पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से जा रहा था। नाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी कैसी है, किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ऐसे होगी वेलोसिटी, इट इज टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे ऐसे होगी वेलोसिटी, इट इज टेंजेंशियल, मतलब वो अलोंग द पाथ ही चल रहा है ना। अलोंग द पाथ मतलब कर्व के टेंजेंशियल, अलोंग द पाथ तो कर्व के टेंजेंशियल। तो यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज योर रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। तो अगर आपने ये कंसीडर कर लिया कि एवरी कर्व इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी होगी एंड द रेडियल डायरेक्शन both are going to be at 90 degree, both are going to be at 90 degree। तो हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सो हमें ये पता है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो उस पे एक फोर्स लग रहा होता है mv square by r। if a particle is moving on a circle, if at certain instant its velocity is v and the radius of curvature या फिर radius of that circle is r, then force acting या force required for that object to move on that circle is mv square by r। इसका मतलब if this particle is moving with speed e at this point or at this instant, if its speed is v and this radius of curvature for this part is r, तो हम क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं? Yes, we can find out this equation। अब हमें अगर पता है कि यहाँ पे क्या क्या फोर्स इस पे लग रहे हैं या इसका क्या एक्सेलरेशन है, मान लो इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, उसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, तो अब हमें क्या करना है कि जो भी इसका नेट एक्सेलरेशन है, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, इस एक्सेलरेशन का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे इन दिस डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। और यहां से क्या करेंगे, ये होगी वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम यहाँ पे r को अगर इधर लेके जाएं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, mv स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई fc। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास फोर्स है देन वी कैन डू इट दिस वे, और अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो क्या कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर या a रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर्ड दैट एवरी पार्ट ऑफ द कर्व्ड पाथ इज अ
पार्ट ऑफ अ सर्कल एंड देन हमने क्या किया, हमने लिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वो क्या होगा, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वो पाथ के अलोंग जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल टू द पाथ होगी, ठीक है। और हमने क्या किया, दिस पाथ इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने पाथ देखा, उसकी वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन है हमने उसको इस इक्वेशन में रिलेट कर दिया। तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पाथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, उसका कुछ एक्सेलरेशन है किसी भी डायरेक्शन में, हमें नहीं पता, किसी रैंडम डायरेक्शन में है, व्हाट विल डू इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पार्ट ऑफ द पाथ, तो हम क्या करेंगे भाई, ये इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, वी विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, और इफ वी हैव फोर्स देन वी विल फाइंड आउट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस फोर्स को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन व्हिच इज कॉजिंग इट टू टर्न, व्हिच इज हेल्पिंग दिस ऑब्जेक्ट टू टर्न, है ना। और ये एक कर्व पाथ में जा रहा है जो कि कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और हम यहाँ से रिलेट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इस पे हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ये है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री with horizontal and speed 10 meter per second. A particle is projected at an angle 53 degree with horizontal and speed 10 meter per second. Find out the radius of curvature. Find out the radius of curvature of the path of particle at the point of projection. At the point of projection, highest point. At the point of projection, highest point, and the point at which it is making angle 45 degree with horizontal, and point at which it is making angle 45 degree with horizontal. क्लियर है। तो इसको ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो डेफिनेटली द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ। अगर वो पैराबोलिक पाथ है तो क्या वो स्ट्रेट है या फिर कर्व पाथ है, तो वो एक कर्व पाथ है। सो और जो कि एक सर्कल नहीं है प्रॉपर, बट different parts can be considered as different circles or the parts of different circles। तो हम इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो बस वही करेंगे हम अभी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल 10 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री। तो हमें किस किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको ए बोल देते हैं। लेट्स से यहाँ पे बना रहा है वो 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको हमने बोल दिया बी और इसको सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गई उनकी वेलोसिटी विच इज डेफिनेटली टेंजेंशियल। हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इसको ध्यान से देखो, तो ये लग रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, इसको ड्रॉ करोगे तो थोड़ा और डिफरेंट सर्कल बनेगा, इसको ड्रॉ करोगे तो थोड़ा और डिफरेंट सर्कल बनेगा, है ना। अगर फिर से एक पैराबोला बना के देखें, तो जैसे दिस इज अ स्मॉलर सर्कल, इसको ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सर्कल और सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, और वही रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, and that will be the radius of curvature. At this point the curve has this much radius of curvature, at this part the curve has this much radius of curvature, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है इस पार्टिकल पे, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g। इस जगह पे भी क्या है g which is 10, यहाँ पे भी है g 10, यहाँ पे भी g है 10। हमें क्या करना है, we have to find out the perpendicular component, so this is the tangential velocity, इसका perpendicular component, क्योंकि ये तो हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग द पाथ। अब रेडियल डायरेक्शन में फोर्स, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स या रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे आएगा, रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय f रेडियल, या फिर v स्क्वायर बाय a रेडियल, या फिर क्या लिख लो,
अगर आपको उसको वर्ड्स में लिखना है तो यहाँ पे लिख लो टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन perpendicular to the tangential velocity. अब टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपको टेंजेंशियल और रेडियल समझने में थोड़ा इजी होगा, बट पाथ की तो हमेशा टेंजेंशियल ही होगी ना वेलोसिटी. पार्टिकल विल मूव अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ जाएगा तो टेंजेंशियल ही रहेगी वेलोसिटी, उसको हम टेंजेंशियल ही बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी जो उसकी वेलोसिटी है, जो भी डायरेक्शन हो, जो उसकी वेलोसिटी है. अब ये पार्टिकल ऐसे तो नहीं उड़ जाएगा ना, इट विल मूव अलोंग द पाथ ओनली. अगर आपके पास एक रोड है जो कि ऐसे ऐसे है, तो वो रोड के अलोंग ही चलेगा, मतलब वो कर्व के टेंजेंशियल ही चलेगा, कोई उड़ के नहीं चला जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज g. अब पहले हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इफ दिस इज 53, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 and this will be 8. ठीक है, this will be 6 and this will be 8. So this is 6 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी रहने वाली है, इट इज ऑलवेज जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहने वाली है, 6 रहने वाली है. तो यहाँ पे जब 45 बना रहा है तो यहाँ पे होगी 6, और बिकॉज इट इज 45 यहाँ पे भी होगी 6. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या आ गई, नेट 6√2. एक्स में वेलोसिटी हमेशा 6 रहने वाली है. इफ इट इज मेकिंग एंगल 45, मतलब velocity in this direction and velocity in this direction will be same. If it is 6, then this is going to be 6. मतलब net velocity जो tangential है at point B is 6√2. तो हम लोग यहाँ पे radius of curvature at point B कितना आ जाएगा, 6√2 square divided by इसका component in this direction. यहाँ पे देखो, this is velocity and this is tangential direction to the velocity. तो क्या आएगा, ये 45. Now these two are perpendicular, this and this are perpendicular, so this is 45 and this is 45. तो ये g है, तो ये क्या आ जाएगा, g by √2, है ना. g cos 45 g by √2 मतलब 10 by √2. कितना आ गया, 6 into 6 into 2 divided by 10 into √2. क्लियर है, यहाँ पे आया हमारे पास g by √2. तो ये हो गया ROC at B. अब जब इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and this is direction perpendicular to the velocity. अब ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, g तो ऑलवेज डाउनवर्ड, दिस इज g, ये 53. नाउ these two are perpendicular, so this is 37 and this will be 53. तो ये क्या आ जाएगा, g cos 53. तो अब हमें निकालना है ROC at A. कितना होगा, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos 45. g cos 45 इज 3/5. तो ये आ गया 50/3. 50/3 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A. अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट C. कितना होगा, यहाँ पे स्पीड इज 6, सो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ दीज टू आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, है ना. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 10. तो यहाँ पे आ गया 36 डिवाइडेड बाय 10. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट इज 3.6. रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट इज 16 point something, 16.67 something, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट इज 72 into 1.4 divided by 10. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, इट विल बी समथिंग 10.08, है ना. 10.08. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ROC या फिर RC लिख लेते हैं डायरेक्टली. RC is less than RB is less than RA. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर. दिस पार्ट ऑफ द पाथ इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल which has a bigger radius. This part of the curve is a part of a circle with intermediate radius and this part of the curve is a part of a circle with smaller radius. यहाँ पे इसकी रेडियस क्या आ रही है,
R at point C is 3.6, इस पे है 10.08 एंड इस पे है 16.67। तो हमारा पैराबोला भी वैसे ही दिखता है। कैसा होता है पैराबोला? इधर थोड़ा सा ओपन टाइप का और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ज्यादा होता है। तो एट दिस पॉइंट रेडियस इज लेस, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एंड यहाँ पे और भी ज्यादा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हमें आना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने तो नहीं बोलेगा बट पूछ लेगा कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो वी कैन फाइंड आउट बाय सीइंग द फिगर। अगर ज्यादा उसमें कर्व हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? कम है ना। कर्व अगर ज्यादा हो रहा है, अचानक से कर्व थोड़ा ज्यादा मुड़ गया है, इट मींस वहां पे रेडियस इज छोटा। वहां पे अगर उस पार्ट को आप एक सर्कल के फॉर्म में बनाना चाहोगे तो वो एक स्मॉलर सर्कल बनेगा, और जैसे इस पार्ट में क्या है, ये एक बड़ा सर्कल बनेगा, कुछ ऐसे बन के आएगा, बहुत बड़ा सा सर्कल। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हम लोग जाएंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। एक बार टाइम देख लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम है देन विल कंटिन्यू विद सम स्मॉल टॉपिक और एल्स विल स्टॉप द लेक्चर।